हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों आज हम पार्ट बी सेक्शन 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा सीबीएसई 2021 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले हमने पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट, पार्ट ए सेक्शन सेकंड यानी केस स्टडी क्वेश्चंस एंड पार्ट बी सेक्शन थर्ड 2 नंबर वाले क्वेश्चन, पार्ट बी सेक्शन 4 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट बी सेक्शन 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल कैरी 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर में से है। इक्वेशन से सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है A इनवर्स। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट काम किया, पहला काम क्या किया, ए इनवर्स को फाइंड किया। इसका यूज करके ही हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना। ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको ये हेंस लिखा मिले या फिर कई बार डायरेक्टली लिख देता है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन या यूजिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्टली लिख देता है। कई बार यूजिंग वर्ड लिख देता है, नहीं लिखा है तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है यानी हेंस, तो इसका आप ध्यान रखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ए इनवर्स तो सबसे पहले निकालते हैं क्योंकि पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पूछा हुआ है। उसके बाद जब वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फिर से ए इनवर्स निकाल देते हैं, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करके, बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव भी है, हमें इसका भी सॉल्यूशन करना होगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए की हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया जो कि 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज अ कंफर्मेशन कि ये जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैंने कैपिटल AIJ से मैंने कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है फॉर द एलिमेंट AIJ ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो फिर यहां पर हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। जैसे कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको ध्यान हो, देखो A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम इस तरीके से हाइड कर लेते हैं। अब जो बच गया, क्या बच गया आपको दिख रहा है आराम से, देखो आपको ये दिख रहे होंगे। अब इसका ना डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व कर लो, समझे। यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया आपके लिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व कर लो क्या आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है, -1 की पावर i प्लस j, समझे। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, यानी इन पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कोफैक्टर के जो साइन आएंगे ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली आप ध्यान कर लो। या फिर मैंने ये तो आपको बता ही दिया, -1 की पावर i प्लस j। तो यानी A11 की जो वैल्यू आएगी ना, तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि i और j की वैल्यू 1 and 1 रेस्पेक्टिवली है। -1 की पावर, समझ रहे हैं, i प्लस j यानी 1 + 1 यानी -1 की पावर 2 करेंगे। तो इसी तरीके से A12 जब आप निकालोगे, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए जब हम बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए देखिए ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा सेकंड कॉलम। तो अब आपको क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ध्यान से देखो 2x2 का ये वाला डिटर्मिनेंट। अब जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 -0, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पोजीशन थी वो क्या थी, पोजीशन थी ये वाली, i और j की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, तो -1 की पावर i प्लस j क्या आ गया, तो -1 की पावर 3 यानी -1। तो इसके आगे हम नेगेटिव लगा देंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। आर यू गेटिंग मी।
ठीक है। तो ये देखिए ये भी माइनस यहाँ पर मैंने सप्लाई किया हुआ है डिटर्मिनेंट वैल्यू के आगे, और ये जो चीज मैंने आपको बताई थी इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजन जो कि मैंने आपको दिया, यानी प्लस माइनस किस तरीके से आता है वो तो ये मैंने एलोबरेट कर दिया, बाकी डायरेक्टली याद करने के लिए आप इसे भी मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना होने के बाद यानी हर एलिमेंट के हम जब कोफैक्टर निकाल लेंगे तो इतना होने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमने लिखा, ठीक है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिखने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल लेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो पहला काम था वो काम हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा काम क्या कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको भी हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए हमें इसी ए इनवर्स की वैल्यू यूज करनी है। तो ये रही आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसको लेके चलते हैं अगले पेज पे और फिर हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैंने फिर से रीराइट कर लिया है। अब यहां पर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक बार देखिए यहां पर कैसे किया गया है कि देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन रेस्पेक्टिवली इन रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वेरिएबल से बना, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके कांस्टेंट ऑन द आरएचएस जो गिवन है उसकी हेल्प से बना है, ठीक है बच्चों। अब इतना होने के बाद वी कैन राइट इट एज ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इक्वल टू बी। अब ये ए ट्रांसपोज क्या चीज है, तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना बेटा यहां पर जो हमने कोफिशिएंट्स की हेल्प से लिखा है, ये मैट्रिक्स और आपके क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए गिवन था दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने पे ये कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स मिलेगा। लेट मी शो यू, ये रहा मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये टॉप में आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं रो 1 के एलिमेंट को देखिए 1 2 0, इसे हम कहां भेजेंगे तो C1 में भेजेंगे, रो 2 को C2 में और रो 3 को C3 में भेजेंगे जब ट्रांसपोज लेंगे। फिलहाल रो 1 पे फोकस करो, मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं। तो रो 1 में है 1 2 0। अब ये देखो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे बच्चों, यानी इस वाले मैट्रिक्स में जहां हमने कोफिशिएंट्स लिए हुए हैं एक्स वाई जेड के फ्रॉम द इक्वेशंस, तो यहां पर C1 को देखिए, C1 के जो एलिमेंट्स हैं यानी 1 2 0, ठीक है, वो आपके गिवन मैट्रिक्स ए के रो 1 में प्रेजेंट था। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि ये ट्रांसपोज लेने से बन गया है, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज लेने से ये वाला मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है बच्चों। तो बस यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखने के बाद दोनों तरफ मैंने क्या किया कि ए ट्रांसपोज तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, उसके इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फाइनली हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है बच्चों, डन। अब यहां पर मुझे ए इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, उसका ट्रांसपोज लेकर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, वेयर मैट्रिक्स बी इज दिस मैट्रिक्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है। तो यहां से ए इनवर्स की जो वैल्यू थी उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ए इनवर्स क्या था मैं आपको शो करता हूं, ये देखिए यहां हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाली हुई है बच्चों। तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, यानी जो रो 1 के एलिमेंट है उनको C1 में, रो 2 वाले को C2 में और रो 3 वाले को C3 में भेज देना है। रोज एंड कॉलम से इंटरचेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज लेने के समय पे। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेकर हम लिख देंगे, यहां पर आप देखिए ये मैंने लिख दिया है और ये मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं भाई, रो 1 इंटू C1, ठीक है, रो 1 इंटू C2, C2 तो है ही नहीं तो ठीक है अच्छी बात है, रो 1 इंटू C3 वो भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो रो 1 इंटू C1 हमने किया, मतलब -3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 7, सिंप्लीफिकेशन करो आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर ऐसे ही रो 2 इंटू C1 यानी -2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7, ऐसे ही रो 3 इंटू C1 -4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। अब ये काम करने के बाद हमें इस तरीके से ये मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि एक्स वाई जेड ये जो एलिमेंट्स यहां गिवन है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, एलएचएस में जो मैट्रिक्स गिवन है। तो दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दिख रहे हैं, दोनों के ऑर्डर सेम ही है ऑफ कोर्स, तभी तो इक्वल दिख रहे हैं। तो हम यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन यूज करते हुए एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, और जब एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। बस हमें यही काम करना था, यानी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना था, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि यहां पर
अल्टरनेटिव भी गिवन है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं जरा पिछले पेज पे एक बार और। ये रहा आपका अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू ये रही, फिर से हेंस लिखा हुआ है, यानी इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे वंस अगेन। तो a इंटू बी यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करके हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो प्रोडक्ट क्या आ गया आप देख सकते हैं 600,060,006, जिसे अगर हम रीराइट करें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस और नॉट। एक बार चेक करिए क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, समझे, 6 कॉमन ले लिया तो फिर इस तरीके से हमको मिल गया, यानी 6 टाइम्स अ यूनिट मैट्रिक्स। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको k टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। व्हाट इज k? द कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट, ठीक है, फॉर श्योर हमेशा ऐसा ही होता है, ना हो तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन करने में कोई गलती की है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर भी हमें 6 टाइम्स यानी k टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, k की वैल्यू 6 हो गई फिलहाल, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 6i, ठीक है। अब ये दो स्टेप जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, इनको हम क्यों और किस तरीके से लिखेंगे इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। सबसे पहले अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखिए, तो ये रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगेन यहां पर हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जिसे हम मैट्रिक्स ए बोल देंगे। वेरिएबल्स की हेल्प से हमने एक और मैट्रिक्स लिखा जिसको हम मैट्रिक्स कैपिटल एक्स बोल देंगे, एंड कांस्टेंट की हेल्प से हमने ये वाला मैट्रिक्स जिसे मैट्रिक्स हम बी बोल देते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स और आपके क्वेश्चन में एक ऐसा मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन ही है, एक बार चेक कर लो, देखो ये वाला मैट्रिक्स जिसका नाम पहले से ही मैट्रिक्स ए है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम बी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैट्रिक्स बी की वैल्यू देखो ये वाला मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए इसको कुछ और मैट्रिक्स बोल दो, मैट्रिक्स सी बोल दो, डी बोल दो, एज यू विश। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्योंकि हमें क्या मिला, ए एक्स इक्वल्स डी, जैसे कि मैंने यहां पर इसको मैट्रिक्स डी बोला हुआ है, तो एक्स विल बी इक्वल टू क्या, एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। बात समझ आ रही है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है इसका यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, मैं इन जनरल आपको समझा रहा हूं कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू अगर I है, बात समझ आ रही है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू I है, विच इज इक्वल टू Q इंटू P, तो यहां पर क्या होता है कि P इनवर्स इज गिवन बाय Q एंड Q इनवर्स इज गिवन बाय मैट्रिक्स P, समझे। यानी दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट करने पे यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स ही हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात यहां पर इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले इस स्टेप को देखेंगे। ये देखिए ए बी इक्वल 6i, तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि 1/6 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू आई। अब ये 1/6 मैट्रिक्स ए के साथ लगाना है कि बी के साथ लगाना है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। आई मीन यू नो 1/6 इज अ कांस्टेंट, तो 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, या a इंटू 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स बी लिख सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है ना। जैसे इसको अगर मैं ब्रैकेट में ऐसे डाल दूं, या अगर ऊपर वाले में ब्रैकेट लगाना है तो इस तरीके से 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू आई, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में b का इनवर्स जो होगा ये ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स होगा, यानी 1/6 टाइम्स a, b का इनवर्स, और नीचे वाले केस में a का इनवर्स क्या होगा, 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स b होगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि आरएचएस में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे अगर यूनिट मैट्रिक्स मिले, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है। बात समझ आ रही है, इसलिए 1/6 को b के साथ लगाएंगे, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे बच्चों। टॉप में आओ, जहां मैंने 2 स्टेप आपके लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो बस इस डेफिनेशन का यूज करते हुए, जो मैंने अभी आपको एलोबरेट किया, इस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a इनवर्स क्या है, तो 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स b है। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स b? सो दिस इज द मैट्रिक्स b व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगले पेज पे हम मैट्रिक्स b के साथ
मैट्रिक्स बी के साथ 1/6 मल्टीप्लाई करते हुए ए इनवर्स की वैल्यू यहां पर पुट बैक करेंगे, सबसे बॉटम में देखिए, एंड मैट्रिक्स डी ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों काम करने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे बच्चों। तो ये रहा आपका अगला पेज, यानी 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये मैट्रिक्स डी। ठीक है, अब 1/6 बाहर रखते हुए हमने मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें इस तरीके से मिल गया। 1/6 को हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मैट्रिक्स के अंदर भेज देंगे इसको। तो 1/6 इंटू 12, 1/6 इंटू -6, 1/6 इंटू 24। तो फाइनली हमें इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स मिल गए। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, बात समझ आ रही है? डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी दो क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले सेक्शन 5 में। 5 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। हमें करने होंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहां फिलहाल तो मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, हर क्वेश्चन में अल्टरनेटिव गिवन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे और अपना काम कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको एलोबरेट करूंगा। फिर आगे कुछ और बोला हुआ है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है और ये हमारा सेकंड लाइन है, तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है उसमें से जो पहला वेक्टर है लैम्डा टाइम्स जो दूसरा वेक्टर होता है, पहला वेक्टर यानी r इक्वल्स वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो पहला वेक्टर यानी वेक्टर a, दूसरा वेक्टर यानी वेक्टर b। समझ रहे हैं, लैम्डा के आगे जो लिखा हुआ है जो लाइन के पैरेलल होता है। तो यानी इन दोनों वेक्टर्स का यूज करते हुए हम लोग a1 एंड b1 लिख लेंगे। ठीक है, a1 वेक्टर एंड b1 वेक्टर। अब मैंने a1 b1 इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट लाइन है। ऐसे ही सेकंड लाइन के लिए हम लोग जब वेक्टर a और वेक्टर b लिखने जाएंगे तो उनको हम वेक्टर a2 एंड वेक्टर b2 बोल देंगे, क्योंकि सेकंड लाइन है। तीसरा लाइन होगा तो a3 और b3 बोल देना। बट एनीवे, तो फिलहाल हमने a1 a2 एंड b1 b2 जो वेक्टर मिलेंगे दोनों लाइन के लिए अकॉर्डिंगली वो हमने लिख लिए हैं बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना है। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि b1 एंड b2 वेक्टर में i कैप, j कैप एंड k कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों। और अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है इसका मतलब b1 इज नॉट पैरेलल टू b2, यानी लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकालने आता होगा। कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप एंड के कैप लगा देते हैं। सेकंड रो में पहले वेक्टर के आई, जे और के कैप के कोफिशिएंट्स। ऐसे ही लास्ट वाले रो में यानी थर्ड रो में जो सेकंड वेक्टर है उसके आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट लिखते हैं। और यहां से हम डिटर्मिनेंट की तरह इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो फिलहाल हमें ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब मैंने ये b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये यूज कर लिया फिलहाल यहाँ पे। तो ये 0 आ गया। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है जिसका न्यूमरेटर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि 0 आ गया है, तो 0 का मैग्नीट्यूड यानी 0 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब b1 क्रॉस b2 का तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी 0 हो चुका है। सो 0 अपॉन अ रियल नंबर जो कि नॉन जीरो रियल नंबर होगा, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लेंगे हम लोग, समझे, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 0 अपॉन अ पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइन का 0 हो गया। जब दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है, ये एक ही प्लेन में होंगी, या तो पैरेलल होती या इंटरसेक्टिंग होती। तो पैरेलल तो नहीं है क्योंकि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के जो हमने drs देखे वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसा कि यहां पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ, आप पढ़ सकते हैं, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। इसलिए अब हम क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। क्या बोला हुआ है कि इफ द लाइंस इंटरसेक्ट तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। अब लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, आते हैं जरा अगले पेज पे, आपको बताते हैं बच्चों। तो ये देखिए, तो हमने क्या लिखा हुआ है कि फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने दोनों लाइंस को ना सॉल्व कर लिया, यानी फर्स्ट लाइन से वेक्टर r की वैल्यू निकाल के सेकंड लाइन में डाल दी हमने। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों लाइंस की इक्वेशन को हम लोग एज इट इज कंपेयर कर रहे होंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से यानी LHS से एंड RHS से i कैप, j कैप एंड k कैप के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि LHS में i कैप के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 3 प्लस लेमडा ब्रैकेट के अंदर आएगा इनटू i कैप। फिर j कैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट के अंदर j कैप बाहर। ठीक है, ऐसे ही आपको k कैप के साथ करना पड़ेगा -4 प्लस 2 लेमडा LHS में। सिमिलरली RHS में i कैप के लिए आप क्या करेंगे, तो 5 प्लस 3 म्यू ब्रैकेट के अंदर बाहर i कैप, और फिर आपका 2 म्यू माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर इंटू j कैप एंड 6 म्यू k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों साइड से हम लोग i कैप, j कैप एंड k कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए यानी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स यूज करते हुए हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे इस तरीके से। अब इन तीनों में से कोई से भी 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, मुझे लेमडा एंड म्यू की वैल्यू मिल चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई तो होगा पक्का। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं। ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है ये प्रूव करना होता तो, लेकिन यहाँ तो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा हुआ था ना, इसलिए हमने ये तरीका फॉलो नहीं किया। फिलहाल हमें लेमडा एंड म्यू की वैल्यू मिल चुकी है। आप लेमडा की वैल्यू को फर्स्ट लाइन में या म्यू की वैल्यू को सेकंड लाइन में डाल दो, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर r मिल जाएगा। ये जो वेक्टर r है ये क्या है, तो उस लाइन के ऊपर, यानी अगर मान लो आपने लेमडा की वैल्यू डाली है तो L1 के ऊपर, या म्यू की वैल्यू डाली है तो L2 के ऊपर, सेकंड लाइन के ऊपर, जो भी आपके दुनिया भर के पॉइंट्स है उसमें से एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया। अब वो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए दोनों लाइंस एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मतलब लेमडा की जगह -4 अगर फर्स्ट लाइन में डालोगे, या म्यू की जगह -2 अगर सेकंड लाइन में डालोगे, तो वेक्टर r की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वेक्टर r हमको मिल गया -i कैप -6j कैप -12 k कैप। यहां से i, j और k कैप के कोफिशिएंट्स को अगर हम लिख लें तो हमें दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ये रही बच्चों, क्लियर है सबको, डन। ठीक है, अब इसका क्योंकि हमें अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। चलते हैं जरा पिछले पेज पे एक बार और। तो ये रहा जी इसका अल्टरनेटिव, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, यानी किसी प्लेन में हमें इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, 2 बातें और पूछ ली हैं। चलते हैं जरा अगले पेज पे आते हैं वापस। तो मैंने पॉइंट यानी जो गिवन पॉइंट है उसको पॉइंट P मान लिया, ये आपका प्लेन है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको मैंने PQ बोल दिया। तो Q जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द गिवन प्लेन पाई। ठीक है, तो मैंने ये सारे एजम्पशन यहां लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहां से होगा ये बच्चों, ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं। जो पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द प्लेन, तो PQ परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, लेकिन जो आपका प्लेन है ना उसका नॉर्मल वेक्टर भी आपको पता होगा। कैसे? क्योंकि प्लेन का इक्वेशन गिवन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए प्लेन का इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यानी यहां से नॉर्मल ऑफ द प्लेन के drs आ जाएंगे 2 1 माइनस 2। अब नॉर्मल क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये PQ लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो PQ लाइन और नॉर्मल ऑफ द प्लेन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इस वजह से मुझे PQ लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन के dr चाहिए होते हैं। तो PQ एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के drs प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल के मैंने drs बताए थे आपको, प्लेन का नॉर्मल का dr आप यहां देख सकते हैं क्या 2 1 माइनस 2, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए, और पॉइंट तो गिवन है ही, PQ लाइन के ऊपर पॉइंट तो गिवन है ही, तो पॉइंट गिवन है, drs मिल ही गया, बात समझ आ रही है। तो बस हमें PQ लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला समझ रहे हैं आप लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? द फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब ये ABC क्या है? तो लाइन के drs, एंड x1 y1 z1 क्या है? लाइन के ऊपर
एक पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास x1 y1 z1 का मतलब है -1 3 -6, abc का मतलब 2 1 -2। तो फाइनली हमें इक्वेशन ऑफ pq मिल गया, pq विच वाज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट p। तो हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर तो मिल गया है, लेकिन पॉइंट क्यू अभी निकालना बाकी है, जिसको हमने फोटो परपेंडिकुलर बोला, और pq का लेंथ भी निकालना है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो भी लाइन pq मिला है हमें, उसको लैम्डा के इक्वल मैंने एज्यूम कर लिया है, और यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हुए हम रैंडम पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, ये रहा आपका रैंडम पॉइंट, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो और z की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां से तो रैंडम पॉइंट हमें मिल जाएगा। रैंडम पॉइंट क्योंकि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, अगर रैंडम पॉइंट को मैंने क्यू बोला, रैंडम पॉइंट पी क्यू के ऊपर कहीं भी हो सकता है लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। तो क्यू जो है वो आपके प्लेन पे है, तो लैम्डा की एक स्पेशल वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट क्यू हमने लिखा है रैंडम पॉइंट बोलते हुए, वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, यानी 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें x y z की जगह हम 2 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3 -2 लैम्डा -6 रेस्पेक्टिवली डालते हुए जब आगे प्रोसीड करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सेम काम किया है, ये सब हमने यहां पर डाल दिया है एंड फाइनली सॉल्व किया तो हमें लैम्डा की वैल्यू -2 मिली। इस लैम्डा की वैल्यू को हम दोबारा से लेके जाएंगे और अपने रैंडम पॉइंट में डाल देंगे बच्चों। जैसे यहां पर डालेंगे हमें पॉइंट क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और ये पॉइंट क्यू क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही है सभी को? डन। ठीक है, अब हमें क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना था, यानी पी क्यू का लेंथ निकालना था, तो पी क्यू यानी पी पॉइंट गिवन है, क्यू आपने अभी निकाला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे दो पॉइंट्स के बीच में। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और पूरे का हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो इतना काम करने के बाद हमें जो डिस्टेंस की वैल्यू मिली है आप यहां देख सकते हैं 6 यूनिट्स। अब यहां पॉइंट P को x1 y1 z1 मान लो, और जो पॉइंट Q आपने निकाला है -5, -1, -2 यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको x2 y2 z2 ऐसे मान लो। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में डाल दो जो मैंने टॉप में आपके लिए लिखा हुआ है बच्चों, इस फॉर्मूले में। ठीक है, और इस तरीके से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा P और Q के बीच का, विच इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक के ऊपर है बच्चों। तो ये है अगला क्वेश्चन, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तो डिलीटेड हो गई हैं इस साल, एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले क्वेश्चन भी डिलीट हो गए हैं इस साल। ठीक है, तो जो है बहुत ही सिंपल सिचुएशंस गिवन है, जरा देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है, जरा मैं दिखाता हूं अगले पेज पे आपको। तो ये रहा जी। ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स 200, एंड ये दोनों कंस्ट्रेंट्स। तो इनका यूज करते हुए हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लिया है। कैसे ग्राफ प्लॉट किया मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, x प्लस 2y इक्वल्स 100 का आप लाइन ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, टेबल बना के कर सकते हो, जैसे आपने 10th में किया था। टेबल बना लो, x की जगह 0, जैसे ये टेबल रफ वर्क है, जिसको आप मेंटली करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 0 हम डालेंगे तो y विल बी 50, एंड देन y 0 तो x विल बी 100। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x 0 तो y 50, देखो यहां पर ये रहा x 0 तो y 50 एंड y 0 तो x 100, ये रहा। तो ये जो है आपका फर्स्ट लाइन है, बेसिकली ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। ऐसे सेकंड वाले के लिए 2x माइनस वाई इक्वल्स 0, तो ये तो आपका y इक्वल 2x बन जाएगा, यानी ओरिजिन से पास करेगा। तो x की जगह 0 तो y 0, यानी यहां पर, और फिर अगर x की जगह आप 50 डालेंगे तो y आपका 100 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x की जगह 20 डालोगे तो y 40 आ जाएगा। टेबल बनाने की भी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले के लिए, यानी 2x प्लस वाई इक्वल्स 200 ले लेंगे। अब इसमें x की जगह 0 करोगे तो y आपका क्या आएगा बताओ, x 0 तो y क्या आएगा, तो 200 आएगा, देखो यहाँ पर, एंड y 0 तो x आपका 100 आएगा, यानी यहाँ पर। तो ये आपका जो है ये थर्ड लाइन हो जाएगा, ये वाला सेकंड लाइन था। ठीक है, अब इन तीनों का जो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो हमें शेडिंग करनी होती है। तो शेडिंग करने के लिए टेस्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम लोग एक टेस्टिंग पॉइंट कंसेप्ट यूज करेंगे। अब ये जो कंसेप्ट है, इससे पहले मैंने आपको किसी लेक्चर में तो बताया हुआ है। सबसे पहली बात तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, वहां बताया हुआ है। दूसरी बात,
एरिया वाला जो टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वहां पर भी ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एरिया वाले टॉपिक में मैंने आपको जो भी लेक्चर दिए हैं अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा। फिलहाल चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको फिर से एलोबरेट कर रहा हूं टेस्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनइक्वेशन की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट इनइक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास फर्स्ट इनइक्वेशन है बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए कोई सा भी पॉइंट आप किसी इनइक्वेशन की शेडिंग को पता करने के लिए ले सकते हैं, बस एक कंडीशन का ध्यान रखना। कंडीशन क्या है, जो भी पॉइंट किसी इनइक्वेशन के लिए टेस्टिंग पॉइंट आप ले रहे हैं वो पॉइंट उस इनइक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है, देखिए अगर मैं एक पॉइंट लूं 50,25 इस इनइक्वेशन की शेडिंग का पता करने के लिए, ये पॉइंट इस इनइक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। आप चेक करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दो। तो फिर क्या लूं भाई, कुछ भी ले लो, बस कंडीशन तो एक ही बताई मैंने। अब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो कि हम इस इनइक्वेशन के लिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉइंट जो भी आप लेंगे वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर उसको छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इस इनइक्वेशन के लिए एज ए टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट हमारे पास हैं जिनमें से बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इस इनइक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे आसान केस तो यही होता है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया बच्चों, मैंने क्या लिया 0,25। अब ये अगर मैं एज ए टेस्टिंग पॉइंट लेना चाहता हूं इनइक्वेशन के लिए, तो ये जो पॉइंट है आपके इनइक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो नहीं कर रहा है, देख लो 50 इक्वल टू 100 आ जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये पॉइंट ले सकते हो टेस्टिंग पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम कौन सा पॉइंट लें, कुछ भी ले लो, मैंने बोला तो सही, बस एक ही कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे आसान काम बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं कि 0,0 ले लो टेस्टिंग पॉइंट। अच्छा 0,0 इस इनइक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। वो कंडीशन तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे 0,0 को अगर हम अपने इनइक्वेशन में डाल के देखेंगे तो 0 + 2 टाइम्स 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और ये कंडीशन फॉल्स आ गई। ठीक है, यहां से ट्रू कंडीशन बनता है या फॉल्स बनता है। तो अब क्या करना होगा, देखो सबसे पहला डिसीजन है कि टेस्टिंग पॉइंट डिसाइड करो कौन सा लेना है। टेस्टिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए आप जो भी पॉइंट लेंगे किसी इनइक्वेशन के लिए, वो पॉइंट उस इनइक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे बस। ठीक है, जब टेस्टिंग पॉइंट का काम हो गया तो टेस्टिंग पॉइंट को इनइक्वेशन में डाल के अपना ट्रू या फॉल्स की कंडीशन पता कर लो। जैसे हमने पता की कि ये फॉल्स आ गया। अब अपने टेस्टिंग पॉइंट को अपने ग्राफ पे देखो, तो आपके ग्राफ पे टेस्टिंग पॉइंट बेटा यहां पर है, ओरिजिन पे है। ठीक है, और अपने इनइक्वेशन का जो करस्पॉन्डिंग लाइन आपने बनाया हुआ है उसको देख लो, यानी ये वाला देखो, ये वाला ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, इस पे फोकस करो, तो फॉल्स है। अब सुनना, जो भी आपका लाइन है ना इनइक्वेशन का करस्पॉन्डिंग जो लाइन है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो उस लाइन से आपके पॉइंट की तरफ शेडिंग होगी। कौन से पॉइंट की तरफ, टेस्टिंग पॉइंट की तरफ। अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइन से आपके टेस्टिंग पॉइंट की तरफ शेडिंग होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लाइन से टेस्टिंग पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग होगी। यानी देखो इस लाइन से हमें अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग करनी है। ये देखो यहां पर ये मार्किंग की गई है ऑलरेडी। बात समझ आ रही है सभी को? तो इस तरीके से हम लोग ये पता करते हैं बच्चों कि हमें शेडिंग कहां करनी है। ठीक है, डन, इतना काम हो गया। यानी अभी हमें यह पता चल चुका है कि हम शेडिंग कहां करेंगे, अप साइड करेंगे। ठीक है, इस वाले से ऊपर की तरफ करेंगे, ये आप यहां मार्किंग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं। जैसे यहां पर आपका है 2x - y < 0। अब ये एक स्पेशल इनइक्वेशन हो गया, इसके लिए हम 0,0 नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2x - y < 0 का जो इक्वेशन बनेगा वो देखो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और अगर 0,0 एज ए टेस्टिंग पॉइंट लोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इस इक्वेशन के लिए टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लोगे तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो फिर क्या ले भाई, कुछ भी ले लो ना, बताया तो मैंने। जैसे मेरा मन हुआ कि मैं ले लेता हूं 30,0। अब 30,0 अगर मैंने लिया इस इक्वेशन का टेस्टिंग पॉइंट, तो 30,0 इस इक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, बस इसका ध्यान रखना है। तो नहीं कर रहा, देख लो LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा अगर 30,0 इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में डालेंगे तो। मेरी बात क्लियर है?
ठीक है। अब इसके बाद ट्रू फॉल्स का पता कर लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स का पता करने के लिए हमें इस टेस्टिंग पॉइंट को अपने इन इक्वेशन में डालना होगा। तो जैसे ही आप यहां पर डालेंगे x और y की जगह 30 एंड 0 रेस्पेक्टिवली, तो आपको मिलेगा 60 लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। ठीक है, तो ये फॉल्स है, यानी 0 आपका 60 से बड़ा नहीं होता है। तो ये फॉल्स कंडीशन आ गया, यहां भी फॉल्स आ गया, अच्छी बात है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना होगा, अब तो मैंने सबसे पहले ये करना होगा कि 30,0 हमारे पूरे ग्राफ में कहां है उसको देखेंगे। तो ये रहा जी 30,0। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू होती तो हमारे लाइन से इस पॉइंट की तरफ शेडिंग होती, लेकिन कंडीशन है फॉल्स। तो देखो ऊपर की तरफ शेडिंग की गई है, ये मार्किंग कर दिया गया है। ठीक है, यानी इसका भी शेडिंग ऊपर होगा लाइन से। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब लास्ट वाला है उसको भी निपटा ही लेते हैं। तो लास्ट वाला है आपका ये वाला इन इक्वेशन। तो इस इन इक्वेशन के लिए अगर मैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूंगा तो ये बनेगा बच्चों। ठीक है, अब इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट हम 0,0 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0,0 इस इन इक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ले सकते हैं। जैसे ही हमने 0,0 लिया टेस्टिंग पॉइंट के रूप में थर्ड इनइक्वालिटी के लिए, और फिर उसमें डालकर हमने चेक किया ट्रू या फॉल्स के लिए, तो x और y की जगह अगर आप थर्ड वाले में डालेंगे तो आपको दिखेगा कि 0 लेस देन इक्वल्स 200 आएगा, जो कि ट्रू कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है बच्चों। अब इसके बाद 0,0 को ग्राफ में देखो तो वो तो हमने पहले ही लोकेट किया हुआ है, यहां पर आएगा। ठीक है, आपका लाइन ये रहा, और क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो मैंने क्या बोला था, आपके पॉइंट यानी टेस्टिंग पॉइंट की तरफ लाइन से शेडिंग होती है। तो ये रहा टेस्टिंग पॉइंट, इसकी तरफ शेडिंग करनी है, दिख रहा है आपको? तो जब तीनों का आप शेडिंग कर रहे होंगे ना, तो कॉमन रीजन वही आएगा जो यहां पर लोकेट किया गया है। अब मैं एक बार आपको फेयर दिखा देता हूं फिर से डायग्राम, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। देखो ये आपका फेयर डायग्राम हो गया, फिर से मैंने आपको दिखा दिया बच्चों। बात क्लियर है सभी को? डन? ठीक है, तो यानी यहां पर आपके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स अब हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो आपका शेडेड रीजन है ना, कॉमन शेडेड रीजन जो यहां पर कलरफुल आपको दिख रहा है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो भी हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? ए बी सी डी। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट से x और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम यहां पर टेबल में डाल देंगे, यानी a के लिए x y कोऑर्डिनेट, फिर b के लिए, फिर c के लिए और फिर d के लिए। ठीक है, और फिर इन कॉर्नर पॉइंट में से x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम z में x और y की वैल्यू को डालते हुए z की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो जैसा कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं यहां पर 400, सो 400 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन x इज 0 एंड y इज 200। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एलपीपी का पहला क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्योंकि एक अल्टरनेटिव भी गिवन है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है जरा देख लेते हैं बच्चों। तो फिलहाल ये रहा आपका अल्टरनेटिव, एक बार ध्यान से देखिए, पहले आप पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहां ग्राफ पहले से ही गिवन है, पढ़िए जरा। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया? तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर एज शोवन बिलो। अब कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ई एंड ओरिजिन। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमको पहले ही दिख रहे हैं। तो z इक्वल टू 3x माइनस 4y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड करनी है, और फिर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी बताना है जहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आकर करेगी। फिर सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, z इक्वल्स px प्लस qy, जहां p एंड q पॉजिटिव होंगे। ये एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दिया। आपको कंडीशन निकालनी है p एंड q पे, ताकि जो मैक्सिमम वैल्यू z की है वो b पे एंड c पे अकर करे, यानी b और c पे z की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। Maximum value of z occurs at b and c. Also mention the number of optimal solutions in this case. चलिए देखते हैं जरा। तो ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि z की वैल्यू हमको गिवन है और कॉर्नर पॉइंट्स हमको ग्राफ में से डायरेक्टली दिख रहे थे। ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उनको लिखते हुए हमने z की वैल्यू निकाल ली है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है 12, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 विच इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट ई। हमें पॉइंट भी बताना है ना कि कहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर करेगा z के लिए। अब मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम वैल्यू ये रहा, ठीक है, विच अकर्स एट 0,8, यानी z विल बी मिनिमम व्हेन z इक्वल्स -32 एंड इट अकर्स एट 0,8। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, z इक्वल्स px प्लस qy, और बोला हुआ था कि अगर b पे और c पे दोनों पे ही z का मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा
बी और सी जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो दोनों पे अगर मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा तो पी और क्यू में हमें कुछ रिलेशन निकालने थे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि z एट b विल बी सेम एज z एट c, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ से x और y की वैल्यू को मैंने इसमें पुट बैक कर दिया, ठीक है, यानी p इंटू 4 प्लस q इंटू 10 इज इक्वल टू p इंटू 6 प्लस q इंटू 8। ये यहां पर आप देख सकते हो इस वाले स्टेप में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिल जाएगा p इक्वल्स q। तो इसने पूछा हुआ था कि कितने सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं। तो भैया जब p इक्वल टू q हो गया और इसने बोला हुआ था कि p एंड q ग्रेटर देन 0 ऐसे बोला हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं जिनके लिए p इक्वल टू q बनेगा। तो वही मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है बच्चों? सो बच्चों इसी के साथ सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर का, सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2021 एग्जामिनेशन के लिए फॉर 12th मैथमेटिक्स, तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हमने जो सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई हैं सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 के लिए, टोटल 5 वीडियोस बनाई हैं हमने, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का 1-to-1 सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया है। हमने अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। विद दैट अब हम अगले लेग पे चलेंगे अपने इस रिवीजन शेड्यूल में। अगला काम क्या होगा, अब हम जो टेस्ट में पहले कंडक्ट कर चुका हूं तो हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो आपको फ्री हमने प्रोवाइड किए थे प्लेजर टेस्ट सीरीज, अगर आपको ध्यान हो तो उनके सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज में हम और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके लिए डिस्कस करेंगे, वो सेपरेटली 2 अलग अलग प्लेलिस्ट चलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, केस स्टडी क्वेश्चंस इनकी सीरीज चाहिए, या फिर हमारे जो प्लेजर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस रहे हैं, यानी जो टेस्ट सीरीज रही है टेस्ट 1, टेस्ट 2, हमें उनका सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या सबसे पहले आप देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।